हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में कंप्यूटर के बारे में। और इस वीडियो के अंदर मैं कौन कौन से टॉपिक कवर करूंगी उनका हम फटाफट से एक बार देख लेते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या है, एक कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर की क्या क्या विशेषता होती हैं और कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में, मतलब एक कंप्यूटर कब बनना स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता आज की डेट में जैसा दिखता है वैसा हो गया है। तो ये सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर हमारी एक ऐसी मशीन है जो बिजली से चलती है। कंप्यूटर के अंदर जो हम काम करते हैं उसके काम करने के कुछ नियम हैं, जिसमें कि क्या होता है, हमें कंप्यूटर को डेटा और निर्देश देने होते हैं। डेटा यानी कि जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हम डेटा देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको कुछ निर्देश देते हैं जिन्हें वो प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करने के बाद में उस डेटा से रिलेटेड जो भी आउटपुट है यानी कि जो भी रिज़ल्ट आया है वो हमें देता है। इनको और आगे डिटेल में देखते हैं। तो कंप्यूटर को काम करने के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला इनपुट, जो भी निर्देश या जो भी डेटा हम उसे दे रहे हैं, उसके बाद में प्रोसेस और उसके बाद आउटपुट। अब ये किस तरीके से काम करते हैं इसका हम छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम अपना डेली लाइफ में जो भी काम करते हैं, हर एक काम हमारे 3 ही स्टेप में होते हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मिल्क शेक। हम किसी भी तरीके का कोई मिल्क शेक बना रहे हैं तो उसका लिए हमें सबसे पहले इनपुट हमें क्या चाहिए, हमें उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए जैसे मिल्क, शुगर, मैंगो, आइस। उसके बाद हम उसे प्रोसेस करेंगे, जो भी उसकी प्रोसेसिंग है, जैसे कि मिक्सी में हमने उसे डालकर ब्लेंड कर दिया। इसी तरीके से आप टी का एग्जांपल ले सकते हैं, इसी तरीके से किसी भी चीज़ का आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो यानी कि इनपुट दिया हमने पहले, जो भी रॉ मटेरियल है वो या जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उसके बाद में उसे प्रोसेस हुआ और उसके बाद हमें आउटपुट मिला, क्या जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो हमें मिलके बनकर तैयार मिल गया है। इसी तरीके से कंप्यूटर भी काम करता है, इंस्ट्रक्शन करता है, उन इंस्ट्रक्शन को सॉल्व करता है और उसके बाद हमें आउटपुट देता है। जैसे कि मैंने भी बताया था कि कंप्यूटर जो है वो आपके 3 चरणों में काम करता है, जिसमें इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होते हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं कि इनपुट को हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को जो भी डेटा, निर्देश जो भी हम काम करने के लिए दिया जाता है उसे हम इनपुट कहते हैं। दी गई जानकारी और जो भी उसके वो तथ्य हैं उनके को पूर्ण रूप से कंप्यूटर जो है उनको सॉल्व करता है, और जिसके लिए उसे कई चरणों से गुजरना पड़ता है, जिसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। डेटा को प्रोसेस करने के बाद में जो भी हमारा रिजल्ट बन के तैयार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास में अलग अलग यंत्र हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, अलग अलग डिवाइस हैं। कौन कौन से वो डिवाइस या यंत्र हैं हम उन्हें देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है इनपुट डिवाइस, जिसमें कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर और जॉयस्टिक। ये कुछ मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। इसी तरीके के और भी कुछ इनपुट डिवाइस होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। जैसे कि कीबोर्ड आप जैसे देख सकते हैं कि पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि जिसके अंदर कुछ की लिखी होती है जिनमें कि हम इन बटन को दबाकर इसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं। माउस में 2 बटन होते हैं जिनमें हम क्लिक करके उसको कुछ भी इंस्ट्रक्शन या निर्देश दे सकते हैं। स्कैनर के अंदर हम किसी भी चित्र को एक इमेज के रूप में, एक चित्र के रूप में हम अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद में आता है बारकोड रीडर, जो कि आपने आजकल बहुत देखा होगा, बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होता है। अधिकतर दुकानों में जहाँ पे कंप्यूटर से हम बिलिंग करते हैं वहाँ पर ये कोड का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि हम बारकोड बोलते हैं। जॉयस्टिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है बच्चों के अंदर, जो कि गेम वगैरह खेलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ इनपुट डिवाइस जिनका हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन, निर्देश या इनपुट देने के लिए। अब देखते हैं हम प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस डिवाइस केवल हमारा एक ही होता है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हिंदी में इसे केंद्र प्रसंस्करण इकाई भी बोलते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहने के पीछे एक बहुत ही सिंपल सा, साधारण सा एक लॉजिक है, क्योंकि ये एक ऐसी यूनिट है जो सेंटर में काम करती है, किसके, इनपुट और आउटपुट के। यानी कि एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसी यूनिट जो हमारे इनपुट और आउटपुट के सेंटर में जो काम करती है उसे हम सेंटर बोलते हैं। प्रोसेसिंग मतलब कि ये जो भी हमने इनपुट दिया है उसको प्रोसेस करती है, तो इसलिए इसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग तरीके की प्रोसेसिंग करते हैं। तो इनसे ये हमारी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद आते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन।
ये मैंने आपको कुछ आउटपुट डिवाइस दिखाए हैं। मॉनिटर जो कि देखने में बहुत कुछ ऐसा ही होता है जैसे कि हमारा टीवी होता है, जैसे टेलीविज़न होता है, इसी तरीके से आउटपुट होता है, जिसमें स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं कुछ भी इमेज वगैरह के फॉर्म में, साउंड के रूप में, वीडियो के रूप में, अलग अलग डिफरेंट तरीके से इस पर हमारे आउटपुट आते हैं। जो मॉनिटर के ऊपर हमारा आउटपुट आता है वो हमें सॉफ्ट कॉपी में आता है, यानी कि हम उसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उसे छू नहीं सकते हैं। प्रिंटर के ऊपर जो आउटपुट आता है वो होता है कि हम पेपर के ऊपर हमारा कुछ भी प्रिंट होकर आ जाता है, जो कि हार्ड कॉपी के फॉर्म में होता है। इसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, इसलिए हम इसे हार्ड कॉपी बोलते हैं। इसके बाद में आपका आता है स्पीकर। स्पीकर के अंदर जो हमारा आउटपुट आता है वो वॉइस के थ्रू आता है, आवाज़ के थ्रू, यानी कि इससे जो आउटपुट आता है वो आवाज़ होती है जिन्हें हम सुनकर महसूस कर सकते हैं। इसके बाद में आपके आते हैं हेडफोन। हेडफोन में भी हमारे को आवाज़ ही सुनाई देती है। तो ये हैं हमारे कुछ आउटपुट डिवाइस जिनके बारे में हमने पढ़ा। अब आ जाते हैं हम कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या करैक्टरिस्टिक हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि कंप्यूटर एक बहुत ही ज़्यादा उपयोगी मशीन है और ये बहुत मुश्किल से मुश्किल काम को बहुत आसानी से कर सकती है। ये इतने मुश्किल काम जो कि इंसान नहीं कर सकता है, उन कामों को भी कर सकती है। कंप्यूटर की बहुत कुछ इसकी विशेषताएँ हैं। कौन कौन सी विशेषताएँ हैं? सबसे पहले गति, स्पीड। ये बहुत ही फास्ट स्पीड में काम कर सकता है, यानी कि नैनो सेकंड के डिफरेंस को भी कंप्यूटर को पता है। इसके बाद में आती है एक्यूरेसी, यानी कि सटीकता। कंप्यूटर जो काम करता है उसमें कोई भी गलती नहीं हो सकती है। यदि हमने उसको डेटा सही दिया है तो वो उसको सही से प्रोसेस करेगा। यदि हमने ही कोई गलती कर दी है, हमने ही उसे डेटा सही नहीं दिया है, तो वो बात दूसरी है। अदरवाइज़ कंप्यूटर कोई भी किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं कर सकती है। इसके अलावा रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, यानी कि कंप्यूटर के ऊपर आप विश्वास करते हैं क्योंकि ये आपकी बात कभी भी किसी को भी बता नहीं सकता अगर आप इस पर सही से काम कर रहे हैं तो। इसके बाद में आती है स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि इसकी भंडारण क्षमता। कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा स्टोर आप उसके अंदर कर सकते हैं। बहुत डिफरेंट साइज़ की स्टोरेज डिवाइस हमारे पास में उपलब्ध हैं जिनके अंदर हम इसमें अपना डेटा या अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आता है वर्सेटाइल। ये बहुत ज़्यादा बहुमुखी की प्रतिभा है। इसके अंदर क्या होता है, आप कुछ भी काम कर सकते हैं, चाहे वो आप गाने सुन सकते हैं, मूवी बना सकते हैं, आप अपना अकाउंट से रिलेटेड काम, साइंस से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप इसमें अंदर काम कर सकते हैं। तो ये आप इसके अंदर डिफरेंट चीज़ों पे काम भी कर सकते हैं। इसके बाद आती है लेस मैन पावर, यानी कि कम से कम जनशक्ति, यानी कि कंप्यूटर पे बैठकर कोई एक व्यक्ति एक ही अकेला काम कर सकता है। वो 10 लोगों का काम भी कोई एक आदमी आराम से कंप्यूटर पे कर सकता है। जैसे कि आप देखते ही होंगे कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर पहले बहुत सारे लोग काम करते थे, लेकिन अब उस सब जगह कंप्यूटर आ जाने से वहाँ पर जो लोगों की ज़रूरत है वो थोड़ी कम हो गई है। इसके बाद में आती है एबिलिटी टू कम्युनिकेट, यानी कि संचार की योग्यता। ये किसी से भी आराम से संचार कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसके लिए हम कुछ यूज़ कर सकते हैं डिवाइस, जैसे कि वीडियो कॉलिंग हो गया, मेल हो गया, चैटिंग हो गया। ये सब हम यूज़ कर सकते हैं किसी को भी कम्युनिकेट करने के लिए। इसके बाद आता है नो फीलिंग, यानी कि कंप्यूटर के अंदर किसी भी तरीके की कोई इमोशनल फीलिंग नहीं होती है, ना वो कभी खुश होता है ना वो उदास होता है, तो जिससे कि उसके काम के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये थी कंप्यूटर की विशेषताएँ जो कंप्यूटर को बहुत ही उपयोगी मशीन बनाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में, यानी कि कंप्यूटर कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ। सबसे पहला जो विकसित कंप्यूटर है, यानी कि जो सबसे पहला कंप्यूटर जो बना था, उस कंप्यूटर का नाम दिया गया था ENIAC। ये इसका पूरा नाम है ENIAC, जिसका आविष्कार जो किया था वो मॉचली और एकर्ट ने किया था 1943, यानी कि सन 1943 में इसका विकास किया गया था। और जो इसका आविष्कार किया गया था वो आविष्कार किया गया था मैथमेटिक्स काम करने के लिए, यानी कि गणित से रिलेटेड सारा काम करने के लिए और डेटा को संग्रह करने के लिए। डेटा यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया गया था। इसके बाद कंप्यूटर में बहुत डिफरेंट पीढ़ियाँ आई, जिनको कि डिफरेंट चेंज हुए, जिनको अलग अलग पीढ़ियों में बांट दिया गया। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ, फिफ्थ, इसी तरीके से इनको बांट दिया गया 5 पीढ़ी में, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। जो पहली पीढ़ी थी वो इसकी रही 1940 से लेके 1955 तक, यानी कि सन 1940 से लेके सन 1955 तक। दूसरी पीढ़ी रही सन 1956 से लेकर सन 1964 तक, यानी कि 1956 से 1964 तक। इसी तरीके से चली थर्ड पीढ़ी 1965 से लेकर 1961 तक।
जो फोर्थ जनरेशन है वो आज के दिन में भी हम लोग उपयोग करते हैं, जो कि 1971 के बाद में स्टार्ट हो गया था बनना और उसके बाद में आज तक हम इनको यूज़ कर रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन अभी डेवलप हो भी चुका है और पूरी तरीके से विकसित भी नहीं हुआ है, अभी इसके अंदर डेवलपमेंट चल रहा है और कब तक विकसित होगा, कब तक इसके अंदर क्या क्या चेंज होंगे वो अभी हम नहीं कह सकते हैं उसके बारे में। तो आगे हम धीरे धीरे पढ़ते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फर्स्ट कंप्यूटर के बारे में, फर्स्ट जनरेशन पीढ़ी के बारे में कि क्या है हमारी पहली पीढ़ी। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि 1940 से लेकर 1955 तक रहे, वो जो कंप्यूटर होते थे वो बहुत ज़्यादा बड़े आकार के होते थे। इनके अंदर क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे, जैसे कि आप देख रहे होंगे चित्र में जो सबसे ऊपर आपका दिखाया हुआ वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था। इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब्स इन्हें बोलते थे। ये आकार में बहुत ज़्यादा बड़े होते थे और इस तरीके के बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स इस कंप्यूटर में लगाए गए थे, इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब्स, जिसकी वजह से क्या हो गया था, ये बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे, आकार में बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे और काम करने की जो क्षमता थी इनकी वो बहुत धीमी थी। जितना आज के कंप्यूटर फास्ट काम करते हैं उतना फास्ट कंप्यूटर नहीं करते थे। दूसरा, इन कंप्यूटर के पास में क्या था, मेमोरी जो थी डेटा स्टोर करने की वो भी बहुत ज़्यादा कम थी। और क्योंकि ये आकार में बहुत ज़्यादा बड़े थे, जैसे कि एक बड़ा कमरा होता है उस तरीके से, जैसे कि आप चित्र में देख भी पा रहे होंगे, तो इतने बड़े आकार के होने के कारण ये बहुत महंगे भी थे। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं जो नीचे दिए हुए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। इसके बाद में धीरे धीरे इनमें चेंज हुए, कुछ चेंज करने के बाद में फिर आई आपकी सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि दूसरी पीढ़ी, जो हमारी कब से चली, 1956 से लेकर 1964 तक। इसमें क्या किया गया कि कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स थे उन इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स को हटाकर उनकी जगह ट्रांजिस्टर भी लगा दिए गए। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स कितना बड़ा है और ट्रांजिस्टर जो है वो कितना छोटा है। तो यहाँ पे क्या करा गया, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स को, वैक्यूम ट्यूब्स को चेंज कर दिया गया ट्रांजिस्टर में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इनका आकार थोड़ा सा छोटा हो गया। पहले एक जो कंप्यूटर था जहाँ पूरा एक रूम घेर रहा था, अब वो थोड़े से छोटे स्पेस में आने लगा, जिसकी वजह से आकार जो है पहली पीढ़ी से थोड़ा सा छोटा हो गया। इसके अलावा क्योंकि जब इसमें नई टेक्नोलॉजी लगाई गई तो थोड़ा सा जो स्पीड थी, जो गति थी उसकी, वो भी थोड़ी सी तेज़ हो गई और डेटा स्टोर करने की क्षमता भी पहले के मुकाबले थोड़ी सी अधिक हो गई। इन्होंने क्या करा, अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, जैसा कि आप नीचे चित्र में देख सकते हैं, चुंबकीय टेपों का उपयोग किया गया। जैसे कि अगर आप देखते होंगे, अगर आपको याद होगा, कभी आपने देखा हो, जैसे बहुत हमारे टाइम में भी पहले हमारे पेरेंट्स वगैरह यूज़ करते थे, वीडियो कैसेट हुआ करती थी, उसी तरीके से एक मैग्नेटिक टेप का इन्होंने इसमें इस्तेमाल किया गया डेटा स्टोर करने के लिए। इसके एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं इनको। आगे चलते हैं। आगे आई थर्ड जनरेशन पीढ़ी जो 1965 से लेकर 1971 तक रही। इन्होंने वैक्यूम ट्यूब्स और जो इंटीग्रेटेड सर्किट हमने यूज़ किया था, वैक्यूम ट्यूब्स और आईसीज, उन दोनों को हटाकर इन्होंने क्या किया गया, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया। दोनों ही चीज़ें यहाँ से हट गई, उसकी जगह क्या हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये आकार में बहुत ज़्यादा छोटे हो गए, एकदम से छोटे हो गए कंप्यूटर आकार में। और आकार में छोटे होने के कारण, क्योंकि इसके अंदर जितना छोटा होगा साइज़ उतना ही कम मटेरियल यूज़ होगा, जिसकी वजह से ये थोड़े से सस्ते भी हो गए, यानी कि जो इनके महंगे थे वो नहीं रहे उतने महंगे, थोड़े से छोटे हो गए साइज़ में भी और रेट में भी। इसके अलावा ये पहले से और ज़्यादा अधिक जटिल कार्य करने लगे, यानी कि पहले से और मुश्किल काम करने लगे और पहले से भी और ज़्यादा अधिक डेटा स्टोर इनके अंदर होने लगा। इसके बाद आई फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जो कि चौथी पीढ़ी है, जो कि इन दिनों भी हम लोग उपयोग में करते हैं, जैसे कि आप सभी के घरों में भी होगा, जो आप अपने आसपास देखते होंगे। इसके अंदर क्या हुआ गया, इंटीग्रेटेड सर्किट को हटाकर उसकी जगह इस्तेमाल किया गया माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का इसके अंदर यूज़ किया गया, जिसकी वजह से अगेन इनका साइज़ क्या हुआ, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही सटीक तरीके से ये लोग काम करने लगे। ये कंप्यूटर सटीक तरीके से, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट काम करने लगे, इनके अंदर कोई भी गलती का, किसी भी तरीके की कोई भी चांस नहीं रही। इसके अलावा इनके अंदर एक बहुत बड़ी डेटा में मात्रा में जो है डेटा स्टोर करने की क्षमता हो गई थी। और जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि कंप्यूटर जो है वो कितना फास्ट काम करता है और साइज़ भी इसका बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। इसके बाद भी फिफ्थ जनरेशन जो कि अभी इस्तेमाल में
हो रही है, अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुई है। इसके अंदर क्या गया, माइक्रो प्रोसेसर और इंटीग्रेटेड सर्किट दोनों ही चीज़ों का यूज़ किया गया और एक ही कंप्यूटर में बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया, जिसकी वजह से साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा भी हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो लैपटॉप होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है बजाय पर्सनल कंप्यूटर के। इसके अलावा जो ये काम करते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर भी काम करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एक ऐसी इंटेलिजेंसी है जो अपने आप से सोच भी सकती है, अपने दिमाग से सोच भी सकती है। जैसे कि आप जानते होंगे जो रोबोट हैं जिनके ऊपर काम करते हैं, जिनके जो अपनी नॉलेज से भी थोड़ा बहुत उसमें काम कर सकते हैं, तो इस तरीके से ये है। दूसरा इसके बाद में ये जो है उपग्रह और रोबोट से भी जुड़े हैं, यानी कि जो सैटेलाइट से रिलेटेड काम होते हैं वो भी हम इसके अंदर कर सकते हैं 5th जनरेशन पीढ़ी के अंदर। तो ये था हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने आज पढ़ा कि कंप्यूटर क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।